सो वेलकम बैक। आई होप आपने लेक्चर फर्स्ट देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आज हमारा लेक्चर सेकंड है जनरल साइंस का। हमने कल न्यूट्रिशन स्टार्ट की थी, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने न्यूट्रिएंट्स से स्टार्ट किया था। हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कितने ज़रूरी हैं वो चीज़। उसके बाद हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स को हमने मेजरली दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स पढ़ेंगे। इसमें हमने विटामिन और मिनरल्स पढ़ने हैं। अब फिर हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। कार्बोहाइड्रेट्स की मेजर टाइप्स वगैरह हमने डिस्कस की थी। तो कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले हमने देखा कि उसके सोर्सेज वगैरह क्या हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है। ठीक है, इसमें ये मैंने कल फार्मूला नहीं बताया था, ये आप याद रख सकते हो। एक्स और वाई वेरिएबल हैं, यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हो आप, लेकिन इसी फॉर्म में रहता है ये। उसके बाद इसका रोल देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि इसका नेचर कैसा होता है, साइक्लिक होता है। फिर हमने देखा कि इसका जो सिंगल यूनिट है, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए इजी टू कंज्यूम होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं। फिर हमने देखा कि ये जो कम्प्लेक्स फॉर्म और सिंपल फॉर्म है, इनमें क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने देखा था कि मतलब मेजर टाइप्स जो इसकी कार्बोहाइड्रेट्स की हैं वो किस बेसिस पे है, वो भी हमने डिस्कस किया था। फिर हमने देखा था कि इसमें मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड के बेसिस पे हमने इसको, मतलब इसकी 3 टाइप्स को डिवाइड कर रखा है। मोनो और ओलिगोसैकेराइड को हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कल समझाया था मैंने। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा सिंगल फंडामेंटल यूनिट, अगर एक यूनिट की बात करें, उसे हम क्या बोलते थे, मोनोसैकेराइड। तो कार्बोहाइड्रेट सिंपल से सिंपल फॉर्म में अगर एग्जिस्ट करता है तो मोनोसैकेराइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फिर हमने पॉलीसैकेराइड भी, जिसको हम कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी बोलते थे, वो हमने देखा। फिर हमने हर एक में, जैसे मोनोसैकेराइड में हमने देखा कि क्या क्या टाइप, जैसे हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज हमने इसमें पढ़े। उसके बाद हमने ओलिगोसैकेराइड में देखा सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज देखा था। उसके बाद पॉलीसैकेराइड देखे। पॉलीसैकेराइड में हमने स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन देखा। ठीक है, ये सारा हमने कल पढ़ा था। अब उसके बाद मैंने ये कुछ फैक्ट्स लिखे हैं, मतलब बोल सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत फैक्चुअल नॉलेज का भी आएगा तो उसमें ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए। अब देखो, जब भी फोटोसिंथेसिस होती है तो उसका जो प्राइमरी प्रोडक्ट निकल के आता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे तब मैं इसको दोबारा से अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल ये लाइन आपको याद रखनी है। अब देखो, 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज आप कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितनी एनर्जी दे रहा है, 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपको देगा। अब ग्लूकोज का जो फार्मूला, ये तो आपको पता है। अब ये ग्लूकोज का क्या मतलब हो गया, यहाँ पे मोनोसैकेराइड। ठीक है, इससे छोटा कंपोनेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में नहीं, इससे छोटा यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता है। C6H12O6 आप पढ़ते रहो, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म। ठीक है, मतलब बॉडी जब भी कोई चीज़, जब भी हम कुछ खाते हैं तो बॉडी सबसे पहले उसको ग्लूकोज में कोशिश करती है कि वो, मतलब इसमें किसमें, मोनोसैकेराइड में टूट जाए, उसके बाद ही कंज्यूम करती है बॉडी। हमारी बॉडी कैन मेक यूज़ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेनली इन द फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड, जो मैंने अभी समझाया आपको। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखनी है आपको, फ्रुक्टोज ये सबसे ज़्यादा स्वीटेस्ट होता है। किसमें, जितने भी नेचुरली अकरिंग शुगर हैं उनमें सबसे ज़्यादा कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। अब जो ह्यूमन मिल्क है उसमें जो लैक्टोज होता है वो, अगर आप देखोगे, वो ज़्यादा होता है एज़ कंपेरिजन टू मिल्क ऑफ काउ, बफेलो या गोट को देखोगे। ठीक है, अब ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, तो हमने कल देखा था सेलुलोज एक्चुअली होता क्या है। तो सेलुलोज क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट्स में होता है। तो ये प्लांट की सेल वाल को बनाता है सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज जो हमने देख लिया। उसके बाद और इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, कहाँ पहुँचे थे। स्टार्च इज फाउंड अबंडेंटली इन राइस। अब देखो, स्टार्च हमने कल पढ़ा था, स्टार्च क्या होता है तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कल का लेक्चर अच्छे से रिवाइज कर लेना। शुरू के जो 3-4 लेक्चर्स होंगे, इसमें क्या है कि मतलब नई नई टर्म्स देखोगे आप, लेकिन इनको जितना आप पढ़ते रहोगे उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे आपको मजाक लगेगी, वरना अभी आपको नहीं समझ आएगी। ठीक है, खासकर जो नए बच्चे हैं ना, बिल्कुल जिन्होंने पहले नहीं पढ़ रखा है, तो हमें नहीं पता है वो पेपर किस लेवल का आएगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लेवल तक जा सकूँ, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल विसिनिटी से ही बाहर चला जाऊँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि जितना डेप्थ में जाके। और मैंने इसीलिए आपके लिए स्पेसिफिक ये नोट्स भी बना दिए। कल मैंने ये नोट्स नहीं बना के रखे थे आपके लिए, तो आप खुद सोच सकते हो इस पर कितनी मेहनत लगी होगी मुझे। अच्छा, उसके बाद कहाँ पहुँचे थे हम। तो मैंने बताया स्टार्च इज फाउंड अबंडेंटली। स्टार्च कहाँ पे होते हैं, राइस, व्हीट, पोटैटो और बनानास। तो स्टार्च होता क्या था, जैसे हमने कल बताया था कि जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि लीवर में या फिर मसल्स में उसमें स्टोर होता है। ऐसी स्टार्च क्या होता है, जो प्लांट्स में जो स्टोरेज होती है ना, उसको हम क्या बोलते थे, स्टार्च। ठीक है, स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द ग्लूकोज इन प्लांट्स। ठीक है, तो वो कहाँ पे होती है, किस फॉर्म में होगी, फ्रूट्स के फॉर्म में। जैसे आप चावल हमने लगाए तो चावल बाहर निकलेंगे राइस की फॉर्म में, या व्हीट है, या पोटैटोज़ हैं, या बनाना है। तो इसीलिए ये इनमें स्टार्च सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए शुगर पेशेंट को जो मतलब जिसके पहले से जिसकी शुगर ज़्यादा है, ब्लड शुगर जिसकी ज़्यादा होती है, उसको मना करते हैं ये खाने से, राइस, व्हीट, पोटैटो, बनाना। रीज़न क्या है, सिंपल, क्योंकि उनमें स्टार्च जो है वो अबंडेंटली फॉर्म में होता है। और स्टार्च क्या है,
मैंने अभी बताया प्लांट्स के पास वो वाला ग्लूकोज जो उनके पास एक्सेस में था और उन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। अब सोचो कि वो उनके पास पहले से एक्सेस में है और वो आप खा रहे हो तो ब्लड शुगर इंक्रीज़ ही होनी है, ठीक है। अब देखें उसके बाद आगे बात सकराइन। हाँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फैक्चुअल नॉलेज क्या है। सकराइन का मतलब यहाँ पे क्या है, तो ये स्वीट तो होता है, तो आप देख के आप ऐसा ना सोचो कि ये भी शुगर है, शुगर नहीं है, शुगर की फॉर्म नहीं है ये। सकराइन स्वीट है लेकिन ये शुगर नहीं है, ये याद रख लेना। सॉरी, एक मिनट। हाँ, तो एवरेज नीड ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर अडल्ट पर्सन, मतलब एक अडल्ट के लिए कितनी कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है, तो 500 ग्राम्स पर डे कम से कम उसे कंज्यूम करना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा प्रोटीन। देखो 5 मिनट मैंने लगाए रिवीजन में, लेकिन रिवीजन के बगैर ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं करनी, इसलिए मैं साथ साथ रिवीजन भी करवा रहा हूँ आपको। अब देखो प्रोटीन में सबसे पहले जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट में सोर्स की बात की थी, हम प्रोटीन में भी सोर्स की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सोर्सेज की। हमारे पास सोर्सेज क्या हैं, तो देखो इसके सोर्सेज मेन क्या क्या हैं, एग है, मीट है, पल्सेस हैं, ठीक है, मिल्क है, उसके बाद नट्स, ये मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है। अब वहाँ पे कंपोजिशन क्या होती थी, याद करो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया नाइट्रोजन, प्रोटीन्स में, याद रखना कौन सा एक्स्ट्रा है, नाइट्रोजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे भी हैं, लेकिन नाइट्रोजन एक्स्ट्रा आ गया है। और समटाइम्स मतलब किसी किसी में कंपोजिशन, प्रोटीन की कंपोजिशन में आप देखोगे प्रोटीन मतलब उसमें आपको सल्फर भी मिलेगा। क्या मिलेगा, सल्फर भी। कहने का मतलब नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कई बार आपको सल्फ़र भी मिल सकता है, और कई बार आपको फास्फोरस भी मिल सकता है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ और क्या क्या मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कम चांसेस हैं मिलने के। सल्फ़र, फास्फोरस, उसके बाद आपको आयरन, और इसके बाद आयोडीन। तो इन सब की कंपोजिशन भी हो सकती है, ठीक है, आयोडीन, आयरन, फास्फोरस और सल्फ़र। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि इसमें मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, इसके जो मेन कंपोजिशन है इसकी प्रोटीन की बनने की, उसमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। अब जैसे वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स में हमने देखा था कि स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा था, याद करो पीछे, वो था मोनोसैकेराइड वहाँ पे। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड। क्या बोलते हैं, अमीनो एसिड, ठीक है। तो समझ आया अमीनो एसिड्स क्या हैं। अमीनो एसिड वो बिल्डिंग ब्लॉक है जिसकी वजह से प्रोटीन बनता है, ऐसे समझो। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स किससे बनते थे, मोनोसैकेराइड से, वो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट था ना, स्मॉलेस्ट यूनिट था कि नहीं, हम कल मैंने बताया ना आपको, ठीक है। स्मॉलेस्ट सिंपल यूनिट जो था वो क्या था कार्बोहाइड्रेट्स में, मोनोसैकेराइड था। प्रोटीन के केस में कौन होता है, मतलब प्रोटीन किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड। अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है उतना जाने की ज़रूरत नहीं हमें, जितना मुझे ज़रूरत लगेगा मैं उतना बता दूंगा, वरना ये पूरा का पूरा मैं आपको बताता कि ये कैसे प्रोसेस होता है, उसमें फिर डीएनए, आरएनए, वो सारा कुछ बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो फिलहाल आपको मैं क्या बता रहा था कि जैसे प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट, स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट यूनिट है वो कौन सा है, अमीनो एसिड है, ये याद रखना है आपको। अब देखो होता है कि जैसे वहाँ पे जो मोनोसैकेराइड है वो चेन बनाते थे, याद करो, ठीक है, बीच में बॉन्ड बनता था। अगर 2 से 10 तक के बीच में होते थे तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलते थे। जब 10 से ज़्यादा हो जाते हम इसको पॉलीसैकेराइड बोलते थे। यहाँ पे जब भी अमीनो एसिड आपस में आप चेन्स बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि अमीनो एसिड इसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। जब स्मॉलेस्ट यूनिट दूसरे के साथ चेन बनाएगा, ठीक है, तो वो चेन किसके थ्रू बनती है, पेप्टाइड बॉन्ड के। तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड था, याद करो, याद आ रहा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था ना वहाँ पे ऊपर। यार क्या आपको याद ही नहीं है शायद, ठीक है, अगर सामने होते तो फिर मज़ा आता है वैसे पढ़ने में भी, ऐसे क्या ही बता सकता हूँ मैं भी। तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता था हमारे पास, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा होता था, याद करो, यहाँ पे बताया था मैंने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है, वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था कार्बोहाइड्रेट में। तो याद कैसे रखोगे, सी आता है ना कार्बोहाइड्रेट्स, तो सी से ही जी बन गया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब यहाँ पे प्रोटीन है, पी से है, तो पी से ही उसका नाम भी है। पी से क्या है, पेप्टाइड। तो कौन से पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं इसके बीच में, किसके बीच में, जब भी अमीनो एसिड्स आपस में चेन बनाते हैं तो क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ही वो चेन बनाते हैं, ठीक है, ये याद रहेगा आपको। अब देखो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, ये आप अगर साथ में नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या लिखा कि प्रोटीन सारे क्लास ऑफ नाइट्रोजीनियस। तो सबसे पहले मैंने बोला क्योंकि नाइट्रोजन इसमें ऐड है, ठीक है, तो ये कौन सी क्लास में आता है, जिसमें नाइट्रोजन भी होगा। फिर मैंने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन भी हैं उसमें। उसके बाद कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन, ये मैंने बता दिया क्या क्या है उसमें, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सम टाइम सल्फर। तो इसमें मैंने आपको बताया बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं, फास्फोरस हो सकता है, सल्फर हो गया, उसके बाद आयोडीन था, आयरन था, वो चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत याद रखनी कि कभी कभी वो भी आ सकती हैं, बहुत सारी बुक्स में वो भी दे रखा है। दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। अब वहाँ पे हमने टाइप्स पढ़ी थी कार्बोहाइड्रेट्स की, यहाँ पे भी हम टाइप्स पढ़ रहे हैं प्रोटीन्स की। वहाँ पे किस बेसिस के ऊपर पढ़ी थी हमने, याद होगा आपको, ठीक है, कि हमारी बॉडी को किसकी कितनी ज़रूरत है। जितनी क्वांटिटी में ज़्यादा ज़रूरत है उसको हमने मैक्रो न्यूट्रेंट्स बोला था, जिसको कम ज़रूरत है उसको हमने माइक्रो न्यूट्रेंट्स बोला था। शुरू में न्यूट्रेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो फिर हमने टाइप्स भी देखी थी। यहाँ पे प्रोटीन्स की जो हमने टाइप हैं, ये 2 टाइप्स हैं मेनली, और ये किस बेसिस के ऊपर हैं ये पता होना चाहिए,
ठीक है। तो कहने का मतलब अब देखो प्रोटीन्स हैं हमारे पास, तो प्रोटीन्स किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड से। जब अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं ना तो वो दो शेप बना सकते हैं, दो टाइप की जनरली शेप बनाते हैं प्रोटीन्स। मतलब जब भी अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे ना तो अमीनो एसिड की जो शेप निकल के आती है प्रोटीन की, वो दो टाइप की है। अब इसमें जो मैंने आपको बोला कि प्रोटीन्स ऑफ टू टाइप्स एंड वेरिएशन इज इन देयर शेप, तो उनकी शेप में ही है सारा कुछ कि अमीनो एसिड्स को कैसे अरेंज किया गया है। या तो वो लीनियर अरेंजमेंट होंगी, लीनियर, या फिर वो सेफेरिकल होंगे। अब मैं बताता हूँ कैसे लीनियर और सेफेरिकल। यहाँ पे देखो, ये है लीनियर वाला, ये वाला, ठीक है। तो लीनियर अरेंजमेंट है यहाँ पे, इसको हम क्या बोल रहे हैं? फिब्रियस। क्या बोल रहे हैं? फिब्रियस। तो फिब्रियस प्रोटीन होती है एक, दूसरी होती है ग्लोबुलर। नाम कैसे याद रहेगा? ग्लोब होता है ना, जैसे पूरा का पूरा ग्लोब, तो ग्लोबुलर प्रोटीन। ये देखो पूरा का पूरा ग्लोब टाइप बन रहा है, तो ये इस हिसाब से खुद को अरेंज कर रहा है। यहाँ पे ये लीनियर अरेंजमेंट हो रहा है, ठीक है। जैसे डीएनए की शेप देखी हुई है ना आपने, उस टाइप में लग रहा है, लेकिन है नहीं है वैसा। तो ग्लोबुलर फंक्शन, अब यहाँ तक समझ आ गया कि दो टाइप में, एक तो या तो वो अपने मतलब अमीनो एसिड जिस हिसाब से खुद को अरेंज कर रहे हैं तो उस हिसाब से दो टाइप्स बन रही हैं। एक आ गई हमारी फिब्रियस, दूसरी आ गई हमारी ग्लोबुलर। जो ग्लोबुलर है उसका मेन फंक्शन भी उसी हिसाब से चेंज हो जाता है, वो उसको हम बोलते हैं फंक्शनल प्रोटीन। अब मैं बताता हूँ उसका मतलब क्या है। तो याद रखना ग्लोबुलर जो है ये क्या है? फंक्शनल है। यहाँ पे एफ था ना, तो इसके नीचे एफ मत लिख देना, याद रखना। तो ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो फंक्शनल प्रोटीन है, याद रखना। और जो फिब्रियस है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। कहने का मतलब हमारी बॉडी के एक प्रोटीन हमारे बॉडी के फंक्शंस को देखती है, दूसरी प्रोटीन हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को देखती है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर काम करती है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अब मैंने क्या बताया कि इनके शेप की वेरिएशन के वजह से दे एंड अप प्लेइंग डिफरेंट रोल्स इन द बॉडी। तो हमारी बॉडी में इनके रोल भी चेंज हो जाते हैं दोनों के। सबसे पहले देते हैं फिब्रियस का, फिब्रियस, और दूसरा कौन सा था? ग्लोबुलर। ये मैंने बताया कि लीनियर अरेंजमेंट होता है, इसका सफेरिकल अरेंजमेंट है। अब देखें, अगर ये लीनियर अरेंजमेंट है तो इसका मेन काम क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बनाना। मतलब ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, कौन सी वाली? फिब्रियस क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। और ग्लोबुलर जो है वो क्या है? फंक्शनल प्रोटीन है। क्या मतलब हुआ इसका? स्ट्रक्चरल प्रोटीन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर, जैसे मसल्स का बनाना इसके ज़िम्मे है, स्किन का बनाना इसके ज़िम्मे है, हेयर, नेल्स, ये सारा कुछ इसके ज़िम्मे है। ये प्रोटीन सारी की सारी, जैसे हमारे मसल या स्किन या हेयर या नेल्स में जितने भी हैं ये प्रोटीन, जैसे ये आपने नाम सुना होगा मायोसिन, MYOSIN, मायोसिन प्रोटीन। इसका मेन काम क्या होता है? मसल से, ठीक है। MCM है, क्योंकि आपको प्रोटीन्स याद रखने हैं, आपको नहीं पता कौन से स्टेटमेंट में कैसी स्टेटमेंट आएगी। तो मायोसिन प्रोटीन आ गई आपकी। ये सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये फिब्रियस प्रोटीन है। कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर में काम कर रही है। तो देखो बॉडी का स्ट्रक्चर में मसल्स भी आ गए। उसके बाद कोलेजन का तो नाम सुना होगा, कोलेजन भी एक प्रोटीन है। कौन सी है? फिब्रियस प्रोटीन है। इसका मेन काम क्या है? स्किन का काम करना। अब आपने देखा होगा क्या करते हैं ना लोग, जैसे कोलेजन की ट्रीटमेंट करा रहे हैं या केराटिन की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो ये कोलेजन ट्रीटमेंट, या जैसे स्किन पे जुड़ियाँ पड़ गई मान लो, तो लोग क्या करते हैं? उसके इंजेक्शन लगवाएंगे। वो इंजेक्शन में लगाते क्या हैं? ये प्रोटीन इंजेक्ट करते हैं, कोलेजन प्रोटीन। तो उससे क्या होगा कि स्किन जो है वो रिपेयर करेगी खुद को। इसका मेन काम क्या है? स्ट्रक्चर का बनाना। तो स्ट्रक्चर प्रोटीन वैसे ही काम करती है। समझ आ रही है मेरी बात? सेम वैसे ही केराटिन का मेन हेयर और नेल्स की ग्रोथ के ऊपर सारा का सारा इनका मतलब उनका स्ट्रक्चर बनाना। तो केराटिन की भी ट्रीटमेंट की जाती है हेयर्स को ग्रो करने के लिए, बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ करते हैं। तो समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हमने देखा कि इसकी जो टाइप्स हैं, एक है फिब्रियस प्रोटीन, दूसरी है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर का जो हमने देखा, इसका अरेंजमेंट कैसा है? लीनियर अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट है किसका है? अमीनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। ग्लोबुलर में भी अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ के स्फेरिकल अरेंजमेंट बनाया हुआ है। उसका मेन काम क्या है? फंक्शनल का, फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। अब सम ऑफ द प्रोटीन्स एक्ट एज ए हार्मोन्स। अब देखो यहाँ पे जो ग्लोबुलर प्रोटीन है ना, इनमें इनका मेन काम क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने क्या काम बताया आपका, इनका काम क्या था? स्ट्रक्चर का बनाना। यहाँ पे इनका काम है फंक्शन। तो अब देखो बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो हमारे कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं, उसके बाद नहीं रहते। एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, जैसे इंसान की जो ग्रोथ होती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही होगी, मान लो 25, 26, 28, 30 साल तक उसकी ग्रोथ होगी, ठीक है। ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करें कि उसकी हाइट बढ़ रही है मान लो, तो उसके बाद हाइट रुक जाती है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास पहले से भी वो एंजाइम था, वो प्रोटीन हमारे पास पहले भी था, लेकिन उसका क्या हो गया है? वो डिसफंक्शन हो गया है। तो वो उसका कहने का मतलब वो फंक्शन में लाना है या नहीं लाना है, वो कौन डिसाइड करेगा? ये प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। अब देखो सम ऑफ प्रोटीन्स एक्ट एज ए, मैंने बोला कि वो एज ए कैसे काम करती हैं? एज ए हार्मोन, जैसे इंसुलिन। अब देखो इंसुलिन की प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी बॉडी में, तो आप खुद सोचो कि हमारी बॉडी, अब जैसे जो जितने लोग भी हैं जो खासकर इसके पेशेंट हैं, शुगर के पेशेंट हैं, तो वो क्या करते हैं? बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लगवाते हैं। रीज़न क्या है? कि बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है। अब बॉडी इंसुलिन क्यों नहीं बना पा रही होगी? जो डायबिटीज़ की इश्यूज़ होते हैं, तो वो क्यों नहीं बना पा रही होगी? क्योंकि
कहने का मतलब वो वाला प्रोटीन उनके अंदर कम है, या ऐसे मान लो, क्योंकि इंसुलिन भी खुद में क्या है, प्रोटीन है। तो मैंने ऐसी एग्जांपल दी कि सम ऑफ द प्रोटीन एक्ट एज ए, तो वो एज ए हार्मोन भी एक्ट करते हैं ग्लोबुलर में, ठीक है। तो इंसुलिन आ गई हमारे। उसके बाद जैसे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, तो इसका मतलब हमारे ब्लड में भी जो प्रोटीन है उसका भी फंक्शन है, ठीक है। तो जैसे एल्बुमिन है, एल्बुमिन का मेन काम क्या है, हमारे ब्लड का प्रेशर को मेंटेन रखना। तो देखो ये फंक्शनल एस्पेक्ट है ना इसका, क्या नहीं है इस प्रोटीन का। तो इसलिए मैंने बोला कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, फंक्शनल है। तो इसलिए आपको याद रखना है ऐसे ही है इसको, कि जैसे इसमें बहुत सारी प्रोटीन्स जो हैं, वो मैंने सम इसलिए लिखा क्योंकि सारी प्रोटीन हार्मोन से नहीं बनाती हैं। सिंपल सी बात याद रखो, वो हार्मोन की तरह एक्ट नहीं करती हैं सारी की सारी प्रोटीन्स, लेकिन कुछ प्रोटीन्स, इसलिए मैंने सम लिखा। तो आपको स्टेटमेंट में भी वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं कि ऑल प्रोटीन्स एक्ट एज ए हार्मोन, तो नहीं, कुछ प्रोटीन्स ही हार्मोन की तरह काम करती हैं। जैसे इंसुलिन है, जैसे ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्बुमिन। इसका मेन काम क्या है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हाँ, क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, तो अब होता क्या है, जैसे ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, फंक्शन एज ए इंजाइम, ये इसका सेकंड है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना, ये एज ए हार्मोन भी एक्ट करता है प्रोटीन, तो ये एज ए इंजाइम भी एक्ट करता है। अब मुझे बताओ इंजाइम क्या होता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जैसे मान लो आपको कोई चीज़ है, जैसे मान लो ए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको तोड़ के ए प्लस बी बनाना है, तो आपको कुछ ना कुछ कैटलिस्ट ज़रूरत होता है बीच में। मतलब इन तीनों को छोड़ के कोई चौथा एलिमेंट आपको चाहिए होता है। एलिमेंट नहीं बोल सकते, लेकिन चौथी चीज़, जैसे मान लो आप फोर्थ चीज़ आप मान लो एज ए हीट दे रहे हो या एज ए कैटलिस्ट डाल रहे हो कोई चीज़, ताकि रिएक्शन हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया, ए को तोड़ा किसमें, बी में और सी में, ठीक है। तो आप बाहर से कुछ दे रहे हो। अब ऐसे ही जैसे मान लो, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो कहने का मतलब आपके पास ए कोई कंपाउंड था, उसको आपने तोड़ा बी और सी में एक कैटलिस्ट के थ्रू। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में, मतलब लिविंग थिंग्स में भी क्या होता है, हमारे पास भी कैटलिस्ट होते हैं बॉडी में, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायो कैटलिस्ट। तो उसी का नाम क्या होता है, एंजाइम। अब सोचो एंजाइम का काम भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे केमिस्ट्री में कैटलिस्ट का काम होता है। तो एंजाइम करता क्या है कि जैसे मान लो एक कंपाउंड है जो बॉडी, जैसे हमने कल पढ़ा था मोनोसैकेराइड, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड। मान लो कि आपके पास आपने जो खाया वो ओलिगोसैकेराइड था। अब बॉडी को तो ओलिगोसैकेराइड वो उसके लिए कम्प्लेक्स है उसको, या फिर पॉलीसैकेराइड आपने खा लिया, तो पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट जो आपने खाया तो वो आपकी बॉडी के लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल था। तो बॉडी सबसे पहले क्या करती है, उसे ग्लूकोज में, कहने का मतलब वो उसे मोनोसैकेराइड में तोड़ेगी, मतलब उसको कन्वर्ट करेगी। तो वो करेगी कैसे, तो पॉलीसैकेराइड को मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट करना है मान लो, तो उसके लिए बीच में कुछ एंजाइम लगेगा ना, जिसकी हेल्प से वो करेगी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंजाइम, ठीक है। तो समझ आ रही है। तो ये प्रोटीन जो है वो एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम भी। तो इसका मतलब इसका फंक्शनल एस्पेक्ट एक ये भी आ गया, एज ए एंजाइम भी ये काम करता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ रहा होगा। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कल लैक्टोज की। अब देखो लैक्टोज एक्चुअली वो किस किस का बना होता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है और उसमें गैलेक्टोज भी होता है। तो इसमें एक एंजाइम यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं लैक्टेज एंजाइम। तो लैक्टेज एंजाइम देखो, जैसे आप बॉडी को लैक्टोज दिया तो बॉडी उसमें होगा क्या कि मतलब एक तो वो ग्लूकोज में उसको डिवाइड करेगी, तोड़ेगी, फिर गैलेक्टोज में, क्योंकि ये दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड है। ये मान लो ओलिगोसैकेराइड था, तो ओलिगोसैकेराइड से हमने मोनोसैकेराइड में चेंज किया, तो एक एंजाइम के थ्रू चेंज किया, तो उस एंजाइम का नाम क्या है यहाँ पे, लैक्टेस एंजाइम। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ना वो लैक्टेस इंटॉलरेंट होते हैं। कहने का मतलब वो दूध नहीं पचा सकते, कहने का मतलब डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं पचा सकते, उन्हें वॉमिट हो जाता है, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते उनको। रीज़न क्या है कि उनका जो लैक्टेस एंजाइम है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता। समझ आ रही है मेरी बात। अब देखो ये बहुत सारी पॉपुलेशन में ये चीज़ आम भी है। जैसे अगर आप चले जाओगे ना, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कहीं, साउथ ईस्ट एशिया में चले जाओगे अगर, तो साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे वहाँ पे अराउंड 35 से 40% लोग जो हैं वो लैक्टेस मतलब इंटॉलरेंट है, वो लैक्टोज इंटॉलरेंट है। कहने का मतलब वो लैक्टेस नहीं, लैक्टोज बोलते हैं उसको, लैक्टोज इंटॉलरेंट है। कहने का मतलब वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो इसका मतलब उनके पास इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो उतना अच्छे से वो नहीं करता है। तो ये क्योंकि जेनेटिकली भी डिटरमाइन होता है, तो शायद जेनेटिक्स की वजह से, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जैसे मान लो साउथ ईस्ट एशिया में आप देखोगे वहाँ पे लोग फिर इसके अल्टरनेट पे जाते हैं। जैसे वो वाला मिल्क तलाश करते हैं जो लैक्टोज फ्री हो, ठीक है, लैक्टोज फ्री मिल्क बहुत सारे एनिमल्स में, ठीक है, या तो लैक्टोज को निकाल देंगे, या फिर वो क्या यूज़ करते हैं, प्लांट बेस्ड। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो कोकोनट मिल्क यूज़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फिर लोग यूज़ करते हैं, किस वजह से, इसी वजह से। समझ आ रहा है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कहीं पे। तो लैक्टोज फ्री मिल्क यूज़ करते हैं, कोकोनट मिल्क यूज़ कर रहे हैं, आलमंड मिल्क यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग क्या हैं, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में देखो 35% से ज़्यादा लोग जो हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं,
ठीक है। तो समझ आ गई, क्योंकि उनकी ये जो हमने एंजाइम की बात की वो उतने अच्छे से फंक्शनल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जो टाइप्स हैं, एक तो फाइब्रोस प्रोटीन और दूसरी आ गई आपकी ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इनका मेन काम क्या है, इसका फंक्शनल प्रोटीन की तरह काम करता है और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। इसमें हमने एग्जांपल्स देख ली यहाँ पे, मायोसिन प्रोटीन, उसके बाद हमने देखा कोलेजन, केराटिन देखा। तो आपको पता होना चाहिए केराटिन का क्या काम है, कोलेजन का क्या काम है। तो इसको बार बार रिवाइज कर लेना, मैं इतना ही बोलूँगा आपको। उसके बाद जैसे अब ये तो मैंने अपनी बात की, जैसे कहने का मतलब स्किन की बात कर रहे हैं या हेयर नेल्स की, तो ये चीज़ एनिमल्स पे भी अप्लाई होगी। एग्जांपल के तौर पे अगर आप वूल को देखोगे या सिल्क को देखोगे, ठीक है, या बर्ड के क्लास देखोगे या एनिमल्स के हॉर्न्स देखोगे, वो भी तो सारे के सारे आप देखोगे तो वो क्या हैं, वो उनका जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब फाइब्रिस प्रोटीन उनमें होगा। ठीक है, तो फाइब्रिस प्रोटीन ही ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन की तरह काम करता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। एंजाइम भी मैंने बता दिया, वो बायोकैटलिस्ट होता है, ठीक है, जो हमारी बॉडी में अलग। अब इसके फैक्ट्स कुछ देख लेते हैं हम। तो ये हमारा खत्म हो गया कौन सा, प्रोटीन। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा लेंथी बना रहा हूँ चीज़ों को, आप ऐसा करो 1.5x पे सुन लेना अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो। अब देखें, प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑन द राइबोसोम्स एज ए लीनियर सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड विच आर हेल्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये मैंने आपको बता दिया पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। तो अब ये बोल रहा है कि प्रोटीन जो सिंथेसाइज होता है वो राइबोसोम्स में। तो जब हम सेल पढ़ेंगे ना, उस सेल के ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे, तब हम राइबोसोम्स को अच्छे से पढ़ेंगे, तब मैं ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि मुझे वो पूरा का पूरा सीक्वेंस समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, कि कैसे डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर ये प्रोटीन राइबोसोम के साथ, ये बड़ा मतलब लंबा काम है। तो उधर जाएंगे हम आस्ते आस्ते, उधर जाने की जरूरत नहीं है अभी। आपको ये समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है। तो पेप्टाइड एक्चुअली होता क्या, एक मॉलिक्यूल है। तो अब होगा किसका, ये अमीनो एसिड्स का ही होगा ना। मैंने आपको बताया प्रोटीन बनते ही अमीनो एसिड्स के हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड भी तो आपस में अमीनो एसिड्स से ही होंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट चेन होता है अमीनो एसिड का। अब ये जो शॉर्ट चेन है ना, ये डाई पेप्टाइड भी हो सकता है, ट्राई पेप्टाइड भी हो सकता है, टेट्रा पेप्टाइड भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है कि 2 अमीनो एसिड्स जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 3 जुड़ रहे हैं, यहाँ पे 4 जुड़ रहे हैं। तो अगर 4 जुड़ेंगे तो हम बोलेंगे टेट्रा, 3 जुड़ेंगे तो बोलेंगे ट्राई पेप्टाइड, 2 जुड़ेंगे तो बोलेंगे डाई पेप्टाइड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। ये पेप्टाइड जो है ये होता क्या हकीकत में, मॉलिक्यूल है सिंपल, लेकिन शॉर्ट चेन होती है किसकी, अमीनो एसिड की। तो ये मैक्सिमम 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। अगर 4 से ज़्यादा हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। 4 से ज़्यादा बल्कि 20 से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड है वो। उसके बाद प्रोटीन यूजली कंटेन मिनिमम ऑफ 50। देखो कोई भी प्रोटीन है ना, छोटे जैसे मान लो इंसुलिन है, उसमें मिनिमम भी अगर होंगे तो कम से कम कितने होते हैं, 50 अमीनो एसिड्स होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो हज़ारों में होंगे, ठीक है, लाखों में भी। अब प्रोटीन एसेंशियली फॉर बॉडी ग्रोथ एंड फंक्शन, ये तो हमने बात कर ली। प्रोटीन रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये तो सिंपल सी बात है। प्रोटीन अकर्स नेचुरली इन अबाउट 20 फॉर्म्स, ठीक है। उसके बाद 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन लिबरेट अराउंड 4.2 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। ये कुछ फैक्ट्स हैं, अगर याद रख सकते हो ठीक है, लेकिन अब उतना फैक्चुअल आता नहीं है पेपर, लेकिन मैंने कोशिश की है कंसेप्चुअल के साथ साथ आपके फैक्चुअल भी सारा साथ में कवर हो जाए। प्रोटीन फॉर्म लार्जेस्ट मॉलिक्यूल इन द नेचर, तो ये पता होना चाहिए। अगर नेचर में आप देखोगे ना तो सबसे लार्जेस्ट मॉलिक्यूल कौन बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन प्रोवाइड्स बेस फॉर द मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम। हमें अभी देखा मैन्युफैक्चरिंग एंजाइम में कैसे काम करता है, हार्मोन्स पर भी हमने देखा। तो एंटीबॉडीज़ भी बनाने में कौन, प्रोटीन ही हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन विच कंटेन मोस्ट ऑफ द एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर टर्म्ड एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन। किसको बोलेंगे, वो वाले प्रोटीन जिसमें एसेंशियल, देखो अमीनो एसिड भी असल में 2 टाइप के होते हैं, एक एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, नॉन एसेंशियल होते हैं। वो हम अमीनो एसिड जब अगर कहीं मौका मिलेगा पढ़ने का तो बहुत अच्छे से, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है वो, तब हम पढ़ लेंगे। अभी फिलहाल याद रखो कि प्रोटीन जिनमें एसेंशियल वाले अमीनो एसिड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और जिनमें नहीं होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेकंड क्लास प्रोटीन। ठीक है, इतना बस, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था प्रोटीन में। अब हम आते हैं फैट्स पे। अब फैट्स में भी सेम वैसे ही चलेंगे जैसे हमने ऊपर किया। सबसे पहले देखेंगे सोर्स क्या क्या है। अब मुझे बताओ फैट्स के सोर्स क्या क्या हैं। ऑयल में आपको फैट मिलेगा, बटर में मिलेगा, घी में मिलेगा, मीट में मिलेगा। मीट में आप देखो प्रोटीन भी होता है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो वाला जैसे रेड मीट है, ठीक है, रेड मीट में प्रोटीन होता है। तो ऐसे एज ए मीट अगर बात करोगे उसमें फैट्स होते हैं, नट्स, ठीक है, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। कंपोजिशन में जैसे वहाँ पे ऊपर क्या क्या था, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन था ना, कभी कभी फास्फोरस भी हो सकता है, फिर मैंने आपको बताया था और क्या क्या हो सकता है, तो वो याद करो। सेम वैसे ही फैट में जो कंपोजिशन होती है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन होती है। ठीक है, इतना क्लियर। अब इसकी एक बहुत फिजिकल प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी फैट की, कि ये इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, अब इसका हम अब विटामिन के ऊपर भी देखेंगे इम्पैक्ट बाद में, कि भी जब विटामिन पढ़ेंगे। तो अभी फिलहाल आप याद रखो कि ये इसका क्या है कि इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता है फैट। आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हो, घर पे जो तेल है आपके पास पड़ा हो, तेल पानी में मिक्स नहीं होता है। रीज़न क्या है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, सिंपल याद रख लो। अब देखो
हमारी बॉडी में जो फैट है ना, ये हमें अलग अलग फॉर्म्स में दिख सकता है, लेकिन जो मेजर फॉर्म हमें दिखती है मैक्सिमम टाइम पे, जो मेजर फॉर्म जिसमें ये हमारा फैट जो होता है वो ट्राइग्लिसराइड फॉर्म है। कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, तो अब हम कहने के बाद फैट पढ़ रहे हैं या ट्राइग्लिसराइड पढ़ रहे हैं, तो एक ही बात मान के चलना, क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो फैट हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, लेकिन मेजर फॉर्म उसकी कौन सी है? ट्राइग्लिसराइड। अब देखो ये ट्राइग्लिसराइड होता क्या है एक्चुअली। ट्राइग्लिसराइड 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल से बनता है, ग्लाइसरोल। ठीक है, एक ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड मिल के क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। पहली बात ये समझ आ गई। अब देखो जब भी ये आपस में मिलेंगे तो किसी बॉन्ड के थ्रू मिलेंगे, तो इसमें जो बॉन्ड होता है उसे हम बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। अब याद करो कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा बॉन्ड था, प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड था, और यहाँ पे कौन सा है? एस्टर बॉन्ड। तो एस्टर बॉन्ड किस किस के बीच में होता है? 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? ट्राइग्लिसराइड्स। और ये ट्राइग्लिसराइड है क्या है? ये मेजरली फॉर्म, मतलब ये आप ऐसा समझ लो कि जैसे फैट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ज़्यादातर आपको दिखेगा तो ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में ही फैट स्टोर है। तो ट्राइग्लिसराइड इसलिए यार इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होता है वो उसमें होता क्या क्या? 3 फैटी एसिड और एक ग्लाइसरोल होता है। ठीक है, और इसमें बॉन्ड कौन सा होगा? एस्टर बॉन्ड। आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको। अब देखो फैट्स एक्चुअली होते क्या, हमने पढ़ा अभी, हमने ऊपर देखा था कि ये क्या थे? मैक्रोन्यूट्रेंट्स थे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों क्या थे? मैक्रोन्यूट्रेंट्स थे। तो फैट और मैक्रोन्यूट्रेंट्स ये किस किस के बने होते हैं? हमें अभी ऊपर देखी कंपोजिशन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है बहुत बड़ी। उसके बाद ट्राइग्लिसराइड आर द मेजर फॉर्म इन विच फैट्स आर स्टोर इन द बॉडी। तो मेरा भी बताया कि ये मेजर फॉर्म है जहाँ पे फैट जो है वो बॉडी में स्टोर होता है। दे आर मेड अप ऑफ 3 यूनिट्स। किस किस से? 3 यूनिट्स ऑफ फैटी एसिड। ऊपर मैंने अभी बताया 3 यूनिट किसके? फैटी एसिड के, और 1 यूनिट किसका? ग्लाइसरोल का, जॉइंड बाय एस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर हो गया इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या ये हकीकत में। अब देखो, अब अगर हम बात करें ना, जैसे ऊपर हमने टाइप्स देखी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी देखी, उसके बाद हमने और किसकी देखी? प्रोटीन्स की भी देखी। ऐसे अगर हम टाइप्स ऑफ फैट्स देखेंगे, तो अब देखो ये हमारे पास मतलब टाइप्स हम किस बेसिस के ऊपर उसको अलग अलग कर रहे हैं कि भाई ये वाला टाइप फैट होता है, ये वाला होता है। अब मैंने बोला कि मेजर फॉर्म तो हमारा ट्राइग्लिसराइड ही है पूरी की पूरी बॉडी में। अब ट्राइग्लिसराइड 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक ग्लाइसरोल से बना हुआ है, दूसरा फैटी एसिड से। मैंने अभी बताया कि 3 यूनिट फैटी एसिड के हैं, एक ग्लाइसरोल का है। अब एक चीज़ याद रखना आप कि ये हमेशा जो ग्लाइसरोल की कंपोजिशन है ना, ये हमेशा हमारी बॉडी में फिक्स रहती है। अगर कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो फैटी एसिड चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये समझ आ गया। तो फैटी एसिड जैसे जैसे हमारी बॉडी में चेंज होगी तो वो किस हिसाब से चेंज हो रहा है, उसी बेसिस के ऊपर जो फैट्स की क्लासिफिकेशन है या उसकी जो टाइप है वो भी मैटर करती है। ठीक है, अब देखो, अब इसका मतलब क्या हो गया कि मतलब फैट की कौन सी टाइप होगी, मतलब फैट कौन सी टाइप का जो हम खा रहे हैं। जैसे मान लो आप घी खा रहे हो, मैं मक्खन खा रहा हूँ, तो मैंने भी एक टाइप का फैट खाया, आपने भी एक टाइप का फैट खाया। अब मेरे फैट में और आपके फैट में डिफरेंस कहाँ पे है? दोनों में याद रखना ग्लाइसरोल की कंपोजिशन बिल्कुल बराबर होती है। कंपोजिशन मैटर करती है फैटी एसिड की। तो आप खुद सोचो कि जब भी मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा कि आपने क्या खाया और मैंने क्या खाया, तो मैं सिंपल ये देखूंगा फैटी एसिड आपने कितने लिए और मैंने कितने लिए। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसका मतलब ये हो गया कि हम टाइप ऑफ फैट्स पढ़ें या टाइप ऑफ फैटी एसिड्स पढ़ें, कोई फ़र्क नहीं है। समझ आ रही है बात? क्योंकि फैट्स की क्लासिफिकेशन फैटी एसिड पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, ये तो फिक्स्ड है। तो अब इसका मतलब टाइप ऑफ फैट्स हम पढ़ेंगे तो अनसैचुरेटेड फैट्स पर बोलो इसको, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बोलो, एक ही बात है। सैचुरेटेड फैट बोलो या सैचुरेटेड फैटी एसिड बोलो, एक ही बात है। याद रखना, एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। ट्रांस फैट्स बोलो या ट्रांस फैटी एसिड बोलो, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फैटी एसिड के ऊपर ही सारा का सारा, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, ग्लाइसरोल की कंपोजिशन तो चेंज ही नहीं हो रही है। समझ आ रही है मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ट्राइग्लिसराइड में हमने बोला कि 3 ये हैं और ये हैं। अब आई होप इतना दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अब देखें, हमारे पास 3 मेजर कौन कौन सी टाइप हैं। एक आगे आपने ये पढ़ा भी होगा जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सैचुरेटेड बॉन्ड, अनसैचुरेटेड बॉन्ड। सैचुरेटेड बॉन्ड कौन सा होता था, अनसैचुरेटेड कौन सा होता था? सैचुरेटेड बॉन्ड वो होता था जिसमें सिंगल बॉन्ड होता था, अनसैचुरेटेड बॉन्ड वो होता था जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता था। वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, ये चीज़ याद रख लेना। मैं बता रहा हूँ पूरी अप्लाई नहीं होती। रीज़न क्या है? सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं? पहली बात तो इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता, तो हम इनको सैचुरेटेड फैट बोल रहे हैं। इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन का आपस में सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि कार्बन तो इसको कंपोजिशन है मेन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो मैंने बताया ना, इसकी मेन कंपोजिशन में ये तीनों हैं। तो अब देखो, तो होगा क्या कि कार्बन कार्बन के बीच में अगर बीच में सिंगल बॉन्ड है
ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम, बॉन्डिंग कैसे होती है, सिंगल डबल ट्रिपल क्या होता है। अगर किसी के नहीं पढ़ा, वैसे तो आपने 9th-10th में ये सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी। तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोलेंगे, वो सैचुरेटेड फैट है या सैचुरेटेड फैटी एसिड है। अब देखो, अगर सिंगल बॉन्ड है और अगर वो डबल बॉन्ड होगा तो हम उसे बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैट है वो, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो अगर डबल बॉन्ड है तो हम उसे क्या बोल रहे हैं, अनसैचुरेटेड। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है, याद रखना। फैटी एसिड्स में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ डबल बॉन्ड ही होता है। तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड होता है, बस इतना ही है इसमें। अब देखो, ये मैंने बता दिया डबल बॉन्ड होगा। अब याद रखना, सैचुरेटेड फैट्स जो हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड हो रहा है, तो ये जनरली, अगर मोस्टली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सेप्शंस भी बहुत सारी होती हैं। जैसे केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस हैं तो बायो में भी मिलेंगी आपको। तो मोस्टली मैंने इसलिए बोल रहा कि सारे के सारे नहीं, लेकिन मोस्टली अगर आप देखो तो ये सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, तो सॉलिड फॉर्म पे रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा घी अगर रख दोगे रूम टेम्परेचर पे, वो अगर गर्मियाँ नहीं हैं सर्दियाँ भी नहीं है, मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, तो घी जो है आपका, वो आप देखोगे वो सॉलिड फॉर्म में होगा। बटर आपका सॉलिड फॉर्म में होगा, चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगा, क्रीम भी सॉलिड फॉर्म में ही होती है अगर 25 डिग्री सेल्सियस के अराउंड हो। तो ये सारी चीज़ें हमारी कौन सी आ गई, सैचुरेटेड फैट्स आ गए। ठीक है, घी मक्खन ये सारा सैचुरेटेड फैट है जिसमें सिंगल बॉन्ड है। अब बात करते हैं, तो इसके बाद देखते हैं हम कहाँ पहुँचे थे। हाँ, घी, क्रीम, कोकोनट ये सारा देख लिया हमने, ये हमने देख लिया सैचुरेटेड फैट कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये भी नहीं है, जैसे मान लो घी की बात कर रहे हैं अगर, तो घी में सैचुरेटेड फैट, मान लो मैं इसमें यहाँ पे मैं कैटेगरी में लिखा है, तो इसका मतलब 90% इसमें सैचुरेटेड फैट होंगे, अनसैचुरेटेड भी होते हैं थोड़े बहुत। ठीक है, इसमें अगर सैचुरेटेड 85% होंगे तो 15% अनसैचुरेटेड होंगे। लेकिन हमने मेजरली देखना है कि मेजर कंपोजिशन किसका कितना है। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं होता सैचुरेटेड फैट में, तो अनसैचुरेटेड में हमारे पास क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। उसके बाद ये मोस्टली लिक्विड होंगे रूम टेम्परेचर पे। अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये एनिमल सोर्स से आते हैं सारे के सारे, कौन से वाले, सैचुरेटेड फैट मोस्टली बोल रहा हूँ। ठीक है, मतलब ज़्यादातर एनिमल सोर्स से ही होते हैं। लेकिन प्लांट सोर्स से भी आपने देखा होगा, कोकोनट ऑयल तो प्लांट सोर्स से है ना, ये भी सैचुरेटेड फैट है, तो इसलिए मैंने मोस्टली लिखा है। ऐसे ही मोस्टली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर देख लिया हमने, लेकिन ये मोस्टली प्लांट सोर्स होंगे। कौन से, अनसैचुरेटेड वाले हमें प्लांट से ही मिलते हैं, अनसैचुरेटेड फैट सारे के सारे। मतलब जितने भी ऑयल टाइप हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, वो सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हमारे अनसैचुरेटेड फैट्स में। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ ऑयल्स लिख दिया मैंने जो प्लांट से। लेकिन एनिमल की भी देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए मोस्टली लिखा था क्योंकि फिश ऑयल जो है वो भी क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। लेकिन वो देखोगे तो वो आता कहाँ से है, वो आता है हमारा एनिमल से। ठीक है, फिश ऑयल। अब देखो, ये जो अनसैचुरेटेड फैट हमने पढ़े ना, या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ये आगे दो टाइप में हमने डिवाइड कर रखे हैं। कौन कौन सा सॉरी, एक है आपका मोनो अनसैचुरेटेड, दूसरा है आपका पॉली अनसैचुरेटेड। समझ आ रहा है, मोनो अनसैचुरेटेड का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा, हमारे पास सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड होगा। मतलब पूरा का पूरा जो कंपाउंड है हमारा, उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ओनली जो डबल बॉन्ड होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो उसमें हम क्या बोलेंगे, पॉली अनसैचुरेटेड। समझ आ रहा है मेरी बात। देखो, अनसैचुरेटेड फैट वो होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। अगर वो डबल बॉन्ड सिर्फ एक बार आ रहा है उसे हम बोल रहे हैं मोनो अनसैचुरेटेड। अगर एक बार से ज़्यादा बार है तो उसे हम बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड। यहाँ तक समझ आ गया। इसकी शॉर्ट फॉर्म मूफा भी है, इसको पूफा भी बोलते हैं। मूफा का मतलब है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसका पूफा का मतलब है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो फैटी एसिड क्यों बोल रहे हैं, मैंने अभी आपको समझाया फैटी एसिड क्यों बोल रहे हैं। अच्छा, अब इसके एग्जांपल देखो मोनो अनसैचुरेटेड की, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ऑलिव ऑयल आप सबने यूज़ किया होगा, ऑलिव ऑयल में सिंगल बॉन्ड होता है, मोनो अनसैचुरेटेड। ठीक है, उसके बाद सिसमे ऑयल, इसमें भी ये भी मोनो अनसैचुरेटेड, सिर्फ एक ही सिंगल डबल बॉन्ड होगा इसमें। उसके बाद एवोकाडो आपने खाया होगा, एवोकाडो में भी क्या होता है, एक ही मोनो अनसैचुरेटेड, मतलब एक ही डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है, तो उसके बाद पॉली अनसैचुरेटेड, इसकी अगर पूफा की बात करोगे आप तो आलमंड या आलमंड की ऑयल जो है, ठीक है, वालनट या वालनट ऑयल, ऐसे ही फिश या फिश ऑयल। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास डबल बॉन्ड जो है एक से ज़्यादा बार होता है, तो ये कौन किस में आता है, पॉली अनसैचुरेटेड में आता है। तो मोनो अनसैचुरेटेड की एग्जांपल्स याद रख लेना, इसकी एग्जांपल्स थोड़ी बहुत याद रख लेना। देखो, इसको 3-4 बार आप इस पीडीएफ को पढ़ोगे, आपको ये सारी चीज़ें ऐसे उंगलियों पे हो जाएंगी। ठीक है, और बेटर है कि आपके घर में अगर कोई छोटा बहन भाई है तो आप उसको एक बार ये पढ़ा दो, यहाँ से पढ़ने के बाद में 1-2 बार उसको पढ़ा दो, ये आपको कभी नहीं भूलेगा ये। ठीक है, तो हमने अनसैचुरेटेड फैट भी देख ली, हमने सैचुरेटेड फैट भी देख ली, हमें इनकी एग्जांपल्स भी देख ली। अब बात करते हैं सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाला चीज़, वो है ट्रांस फैट। अब देखो, ट्रांस फैट सबसे ज़्यादा डिस्कशन वाला क्यों, इसके बाद हमारा ख़त्म ही होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लगूंगा अब। तो अब देखो ट्रांस फैट्स क्या हैं। अब देखो, अगर आप नेचर में देखोगे ना, नेचुरली ये ट्रांस फैट हमें नहीं मिलते हैं, बहुत कम है हमारे पास। जैसे आप मिल्क में बात करोगे 2% के अराउंड ट्रांस फैट्स होते हैं,
ठीक है। अब ट्रांस फैट्स का मतलब क्या, वो आस्ते आस्ते आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो अब देखो ट्रांस फैट्स जो हैं, मैंने क्या बोला कि ये हमारे पास जनरली नेचर में अवेलेबल नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि अब ट्रांस फैट्स हम इतना यूज़ क्यों कर रहे हैं, हम कंज्यूम तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं ट्रांस फैट्स, ये आ कहाँ से रहा है। तो मेजर पोर्शन इसका जो अभी ट्रांस फैट्स का है वो हम कहाँ से कंज्यूम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज से, वो आर्टिफिशियली उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब कॉमन एग्जांपल अगर आप देखो तो ये आपने वनस्पतिक घी खाया होगा, वनस्पतिक घी जिसे हम बोलते हैं डालडा भी बोल सकते हैं, जो बहुत मतलब दिखता घी जैसा ही है लेकिन होता बहुत सस्ता है, जिसमें ये जनरली सारा कुछ तलते चलते हैं। ठीक है, आपने आज तो बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं इसमें जो आर्टिफिशियली बनाई जाती हैं। अब ये आर्टिफिशियली बनता कैसे है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, वो सुन लो। सबसे पहले क्या करते हैं, ये वेजिटेबल ऑयल लेते हैं। वेजिटेबल ऑयल तो आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स का ऑयल मिल जाएगा। अब उसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड, क्यों, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड है। अब उस अनसैचुरेटेड को वो सैचुरेटेड बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में ले जाते हैं। तो इंडस्ट्री में ले गए, इंडस्ट्री में क्या करेंगे, ये मैंने वही बताया कि हाउ इज मेड। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करेंगे। जैसे मान लो कैटलिस्ट डालेंगे, कोई निकल डाल दिया, जनरली निकल ही डालते हैं। तो अब होगा क्या कि ये डबल बॉन्ड टूटेगा और किस में बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो वो करते क्या, वो जो सिंगल बॉन्ड बनेगा तो उसको अब स्टेबल भी तो होना चाहिए, तो साथ में हाइड्रोजन उसमें ऐड कर देते हैं। तो उसमें जैसे ही हाइड्रोजन ऐड होता है ना, इसे हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन। तो इंडस्ट्रियल हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के थ्रू करते क्या है, वेजिटेबल ऑयल को ये चेंज कर देते हैं एक सॉलिड फॉर्म में। ये असल में वेजिटेबल ऑयल पहले लिक्विड फॉर्म में था, डबल बॉन्ड था, अनसैचुरेटेड था, उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज कर दे देंगे, जैसे वनस्पति घी बन गया। समझ आ रहा है। अब ये कर क्यों रहे हैं, इस वजह से क्योंकि देखो ऐसे अगर आप प्योर घी की बात करोगे वो बहुत महंगा होता है, वनस्पति घी आपको उसके हाफ रेट पे बल्कि 1/3 रेट पे मिल जाता है। ये रीज़न है। तो पहला रीज़न आ गया बिकॉज ऑफ द कास्ट। ठीक है, दूसरा रीज़न क्या है, क्योंकि जब भी जैसे प्रोसेसिंग होती है ना, किसी भी चीज़ की पैकेजिंग होती है, तो आपको पता है उसकी शेल्फ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब होता क्या है, उसके बाद उसकी क्रिस्पीनेस कितनी है वो इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद वो ज़्यादा देर तक उसका मतलब वो टेक्सचर रहना चाहिए, उसका फ्लेवर अच्छा रहना चाहिए। तो बेटर क्रिस्पीनेस, बेटर टेक्सचर, बेटर फ्लेवर, ये चीज़ें बनाने के लिए ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब उनके अंदर ऑयल का कंटेंट ज़्यादा देर तक रहे, और ट्रांस फैट्स ही ये काम करके दे पाते हैं उनको। तो इसलिए इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर ट्रांस फैट्स ही यूज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी हम प्रोसेस चीज़ें खाते हैं इन सब में ट्रांस फैट्स होते हैं। ठीक है, तो अब वो इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी शेल लाइफ ज़्यादा है, इनकी कास्ट कम है। ठीक है, और उनको पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के लिए शेल्फ लाइफ बढ़ानी है। ठीक है, तो उनके लिए ये बेटर सूट करता है ट्रांस फैट ही यूज़ करना, कि वो पूरी की पूरी फ्राइंग उसी में करेंगे। लेकिन ये सबसे बड़ा मसला क्या है कि हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मतलब ये कैसे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट देखेंगे कि फैट्स का क्या होता है, फिर हम देखते हैं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट द मेन ट्रांस फैट्स का ही है, वो मैं आपको अभी समझाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये सिर्फ आपको पढ़ने के लिए नहीं, ऐसे ऐसे मतलब नॉर्मल ज़िंदगी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें जो आप पढ़ा रहे हुए हैं। तो पहली चीज़ आपको ट्रांस फैट समझ में आ गया। ट्रांस फैट असल में होते क्या हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। फैटी एसिड तो मैंने बताया ना ऊपर, फैटी एसिड क्यों बोल रहे हैं इसको हम, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच कैन बी इंडस्ट्रियली मतलब हाइड्रोजनेटेड कहते हैं इसको, मैंने बताया ना जो प्रोसेस। तो चेंज टू सॉलिड फॉर्म, तो किस में करते हैं, सॉलिड फॉर्म में चेंज कर, जैसे वनस्पति घी या जितने भी फ्राइड और प्रोसेस फूड्स हैं सारे के सारे, या कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स भी जितने यूज़ करते हैं, वो सारा का सारा ट्रांस फैट्स ही होता है उसमें। अब ओवरऑल इम्पैक्ट की बात करते हैं कि फैट का ओवरऑल पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है हमारे ऊपर। अब सबसे पहले देखो, फैट्स आर पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ऑल द सेल ऑफ अवर बॉडी। तो जितने भी हमारी बॉडी के सेल्स हैं ना, तो सेल मेम्ब्रेन जो हैं वो उसमें मेजर कंपोजिशन फैट की भी है, पहली चीज़ ये याद रखनी है। तो ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। दूसरा, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं हमारी बॉडी में जो फैट्स के ही बने होते हैं, जैसे सेक्स हार्मोन्स। ठीक है, उसके बाद अगर देखोगे जैसे विटामिन ए, डी, इनके ये पूरे का पूरा फैट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। ये हम तब अच्छे से समझेंगे जब हम विटामिन करेंगे। ठीक है, अभी उधर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद बात करता हूँ फैट्स। अब देखो, जो हमारी ब्रेन में जितने भी सिग्नल का काम करते हैं ना, सिग्नल वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो ट्रांसमिटेड होते हैं फैट के थ्रू ही। मतलब वो जो सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रांसफ़र होते हैं वो फैट के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। कहने का मतलब फैट वहाँ पे भी एक मेजर पोर्शन प्ले करता है जब भी हमारे सिग्नलिंग का काम है। मतलब ब्रेन की डेवलपमेंट में भी फैट का बहुत बड़ा यूज़ है। उसके बाद ये इंसुलेशन आपको पता है बॉडी को देता है, क्योंकि बॉडी की हीट को कंजर्व करने में। अब नेगेटिव इम्पैक्ट इसका क्या है, जैसे हमारी जितनी भी आर्टरीज या वीन्स हैं, अब होता क्या कि जैसे उसमें ब्लड चल रहा है, ब्लड जा रहा है। अब बहुत टाइम के बाद, मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरेगा और आप अगर मान लो ट्रांस फैट्स खा रहे हो, ठीक है, अब ब्लड में सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल कर रहे हैं, तो उसमें फैट भी ट्रैवल कर रहा है। बहुत साल चलने के बाद आपने अगर ट्रांस फैट्स भी खाए हुए हैं, ठीक है, तो होगा क्या कि ये चांसेस हैं कि वो जो ट्रांस फैट है ना वो डिपॉजिट हो जाएगा कहाँ पे,
जो ब्लड वेसल हैं उनकी वॉल के ऊपर, ये आपने सुना होगा बहुत बार, तो ऐसे करके वो थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट होने लगेगा। अब एक चीज़ याद रखना, एक बार ये डिपॉजिट हो गया ना, इसको कोई भी माइकल आर हटा नहीं सकता वहाँ से, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्यों। अब होगा क्या कि जैसे जैसे मान लो वॉल के ऊपर ये ऐसे ऐसे, तो कहने का मतलब जो ब्लड वेसल में जो पेस थी ना ब्लड की, वो कम हो जाएगी। पहले अच्छी स्पीड से जा रहा था, स्पीड कम हो जाएगी क्योंकि रिस्ट्रिक्शन हो गई है रास्ते में। तो इसका मतलब ब्लड का वॉल्यूम तो सेम ही जा रहा है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन हो गई। तो आप खुद सोचो उससे होगा क्या कि उस प्रेशर इंक्रीज होगा, कहने का मतलब हाई ब्लड प्रेशर होगा। अब जैसे हाई ब्लड प्रेशर होगा तो अगर ज़्यादा देर तक हाई ब्लड प्रेशर रहेगा, अब उसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है हमारे बॉडी में कि वो पूरा का पूरा एरिया ही ब्लॉक हो जाए, ठीक है, पूरा का पूरा एरिया ही ब्लॉक हो जाए कि वो अब ब्लड को जाने ही ना दे, ये जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। अब मान लो कि ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो अब ये डिपेंड करता है कि वो ब्लड सप्लाई कौन से पार्ट में अफेक्ट हुई है। और मान लो कि वो हार्ट में हो गई, या वो लंग्स में हो गई, या फिर वो ब्रेन में होगी। वैसे तो सारे के सारे ऑर्गन ही इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी ऑर्गन फेल कर सकता है क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी। समझ रहे मेरी बात। तो अब देखो ये डिपेंड करता है कि ब्लॉक कहाँ पे, उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। अब पहला मान लो कि अब हार्ट या ब्रेन के ऊपर, तो या हार्ट अटैक हो जाएगा या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगी, ठीक है। तो अब कहने का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया कि उसको हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते। किसको? जो फैट डिपॉजिट हो गया ना, डिपॉजिट फैट को आसानी से हटाया नहीं जा सकता। अब इसके चक्कर में मतलब अब ये है कि ऐसे एडवांसमेंट के साथ हमने देखा कि आपने देखा होगा कि स्टंट वगैरह लगा देते हैं हार्ट में या फिर वेसल्स में, जहाँ जहाँ पे भी ब्लॉकेज होगी। तो स्टंट का मतलब, स्टंट करता क्या है, जैसे मान लो ये वाली आपकी पूरी की पूरी वीन है जहाँ से ब्लड जा रहा है, तो होगा क्या कि जैसे मान लो यहाँ पे ब्लॉकेज है, ऐसे 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 करके ब्लॉकेज है, तो ये स्टंट करता क्या है एक्चुअली कि इसको थोड़ा सा पुश करेगा इधर की तरफ, इसको पुश करता है इधर की तरफ, और ताकि ब्लड फ्लो जो है वो मेंटेन हो जाए। लेकिन वो इसको भी पुश करके रख रहा है, ऐसा नहीं कि उसको हटा रहा है, बस पुश करके रख रहा है, ठीक है। अब उसके दूसरे इम्पैक्ट भी पड़ सकते हैं, वो बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट करे ना करे जो आप स्टंट लगा रहे हो, तो उसके बहुत सारे इंप्लीकेशंस नेगेटिव भी हैं। लेकिन हमारे पास एक तरीका है स्टंट लगाना, तो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये करता जो है फैट को पुश करता है वॉल की तरफ ताकि वेसल जो है वो ओपन रहे। अब देखो, या तो स्टंट लगा देंगे, या हमारे पास क्या है कि हम अल्टरनेट चैनल कोई ना कोई प्रोड्यूस कर लेंगे, जिसे हम बाईपास चैनल बोलते हैं। कि मान लो ब्लड यहाँ से जा रहा था, हम कोशिश करेंगे ब्लड यहाँ से, ये वाला एरिया ही हम बाईपास कर दें और यहाँ से यहाँ ब्लड जाने लग जाए, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा मैंने आपको बताया नेगेटिव इम्पैक्ट है इसका, ट्रांस फैट का, ये सारा का सारा। अब रीज़न क्यों, क्या मसला है कि ट्रांस फैट, क्योंकि ट्रांस फैट जो है ना, ये कोई भी पॉजिटिव फंक्शन नहीं करता, ये जितने भी नेगेटिव फंक्शन है सारे के सारे ट्रांस फैट करता है। समझ आ रही मेरी बात। तो अब इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा ट्रांस फैट के नुकसान क्या क्या है। अब फैक्ट कुछ देख लेते हैं, फिर हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ऑन एन एवरेज एन अडल्ट नीड्स अबाउट, तो कम से कम हमें एक अडल्ट को कितना फैट चाहिए होता है पर डे में, तो 75 से 100 ग्राम, ठीक है। अब 1 ग्राम में जो फैट है वो अराउंड रहता है 9.3 किलो कैलोरी, जब कंबशन के बाद की बात कर रहे हैं। लेकिन ये वाली अगर आप एनर्जी की देखो ना, ये ग्लूकोज से ज़्यादा है। कार्बोहाइड्रेट में जितनी एनर्जी हमें मिलती है ना 1 ग्राम से, उससे 2.25 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे फैट्स आर फाउंड इन एडिपोज टिश्यूज। अब देखो फैट्स कहाँ पे डिपॉजिट हो गया, एक्सेस फैट हो गया अगर हमारे पास, तो वो एडिपोज टिश्यूज में ही सारा का सारा स्टोर रहता है। इसलिए एडिपोज टिश्यू को क्या बोलते हैं, डिपो ऑफ द बॉडी, फैट डिपो ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो अब इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से मुझे डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा जाना चाहिए तो मैं इससे ज़्यादा भी जा सकता हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि फिर हमारा सिलेबस ही बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो बाकी वाले कंपोनेंट्स हैं वो कवर कर लें, फिर हमारा न्यूट्रिशन ओवरऑल आपको बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर 1-2 लेक्चर हम और लेंगे, हमारा बायो का पार्ट खत्म। तो मैक्सिमम मुझे लगता है बायो के लिए हमें 6-7 लेक्चर तो कम से कम चाहिए होंगे, अगर इतनी डेप्थ में पढ़ना है। अब अगर आपको समझ आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे बता देना, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आपको ये नोट्स बनाने में, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूँगा, आप वहाँ पे देख सकते हो, साथ साथ पढ़ते रहो, बाद में वरना बहुत बर्डन हो जाएगा। देखो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, आप बोलो तो मैं एक ही मैराथन बना देता हूँ, 3-4 घंटे में पूरा का पूरा सिलेबस आपका जीएस का खत्म हो जाए, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है ना। मान लो 3-4 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, लेकिन मैं इस लेवल का आपको पढ़ा रहा हूँ कि मेरी कोशिश ये है कि कम से कम भी आपने लिए तो 10 में से 9 नंबर ले लो आप। मैं बिना मजाक से बोल रहा हूँ कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ आपको इससे डबल करनी चाहिए। तो या आप पे डिपेंड करता है मेहनत करनी है या ऐसे ही बस स्क्रॉल करते रहना है कि भाई चलो आज इसको सुन लिया कल उसको सुन लिया। कोई एक सोर्स रखो और उसको जितना हो सकता है रिवाइज करो, जितना कर सकते हो उसको पढ़ो, ठीक है। आपके पास टाइम बहुत कम है कसम से, अब कुछ भी टाइम आपके पास बचा नहीं है। आपके पास अकाउंटेंसी इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको रिवाइज नहीं करोगे भूल जाएगा, ठीक है। आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास स्टैट्स है,
फिर आपको जीके भी करनी है, तो बहुत सारा सिलेबस है आपके पास। तो वो वाला काम मैं आसान करने के लिए आपको ये दे रहा हूँ। आपको सिंपल पीडीएफ निकालो, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और इसको रोज़ 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो, जो मैंने पढ़ाया हुआ है हिसाब को, इसको आप 2x के ऊपर भी सुन सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है, 1.5x पे भी सुन सकते हो। ठीक है, तो देखो जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है उसी हिसाब से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना जीएस का सिलेबस आपका ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप भी सोच रहे हो कि इतना कुछ क्यों पढ़ा रहा है, तो क्योंकि देखो आपका टॉपिक की मेन क्या है, न्यूट्रिशन और उसकी टाइप्स। तो न्यूट्रिशन में ही न्यूट्रेंट्स आते हैं, फिर न्यूट्रेंट्स को ही मैंने थोड़ा सा आगे देखा कि इतना डेप्थ में तो जाना पड़ेगा ना, 3 लेयर तक तो जाना पड़ेगा, तो वहीं तक जा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी, अगर आ रही है अच्छी बात है, नहीं आ रही है तभी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो लेकिन कम से कम आप कमेंट में ये बता दो कि ताकि मुझे भी तसल्ली रहे कि आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ कुछ आपको पल्ले पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। या फिर आज मैंने मेथड चेंज किया, कल मैंने अलग मेथड से पढ़ाया था, उसमें वो नोट्स नहीं बन रहे थे आपके, आज मैंने वो पूरे के पूरे नए नोट्स बनाए, बताओ ये वाला मेथड ठीक है कि वही ठीक था। तो ये आप पे डिपेंड करता है, तो आप उसी हिसाब से मुझे बता देना, मैं उसी हिसाब से इसमें चेंज कर लूँगा। ठीक है, तो अब हम कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा होगा हमारा, क्योंकि हमने ये दोनों मैक्रो तो ख़त्म हो गया हमारा, अब हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैक्रो में हमने ये तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे, कल माइक्रो में ये 2 चीज़ें कोशिश करूँगा एक ही लेक्चर में ख़त्म हो जाए, विटामिन मिनरल। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी जो बाकी वाले टाइप्स वगैरह हैं, तो उसके ऊपर 1-2 लेक्चर वहाँ पे लगेंगे। तो उसके बाद इसी में विटामिन वगैरह आपका 3rd यूनिट ख़त्म हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा ज़्यादा। ठीक है, तो फिर आपका मेन ये कम्युनिकेशन नॉन कम्युनिकेशन इसमें एक ही लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।